हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 3 वीडियोस बना दी हैं, 3 पार्ट्स कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कुछ बातें की, सेल की डिस्कवरी के बारे में कुछ बात की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी के बारे में बात की, एंड प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बात की, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिनका कंट्रीब्यूशन रहा इन सब चीज़ों में, वो उसके बारे में बात की। उसके बाद में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल थ्योरी के बारे में बात की। सेल थ्योरी किसने दी? शील्डिन और श्वान ने दी। उन्होंने क्या क्या बातें कहीं, कौन जूलॉजिस्ट था, कौन बॉटनिस्ट था, ये बात की। उसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बात की, जो कि दी थी रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, उस बारे में बताया। ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने अलग अलग टाइप्स के सेल के बारे में बात की, उनके साइज़ के बारे में बात की। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, उनके साइज़ की बात की। और सेल की शेप्स के बारे में बात की, कौन से सेल की शेप जो होती है वो फिक्स होती है, कौन से सेल की शेप फिक्स नहीं होती, ये कुछ बातें की। उसके बाद में थर्ड पार्ट में हमने हमारा प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर दिया था, और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल की वीडियो में, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर दिया था, उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी। उसमें हमने हमारा सेल एनवलप कवर कर लिया था, न्यूक्लियोइड कवर कर लिया था, राइबोसोम भी पढ़ लिया था। अब एक बारी मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ पिछली क्लास के बारे में, और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चेक कर सकते हैं, एंड इट विल रियली बेनिफिट यू। ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव सेल होता है, उसके पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। और अभी हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस डिटेल में भी करने वाले हैं। तो अभी इतना याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि सेल एनवलप प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन ये है कि सेल एनवलप क्या, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी होगी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी, उन्हें नहीं पता होगा, या पता भी हो सकता है, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्हें नहीं पता होगा। तो सेल एनवलप में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी आती है सेल वॉल, एंड इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो हमने इनके बारे में एक एक करके कुछ बातें की थी कि किस चीज़ से बनी होती हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था कि वो सेल को बस्ट होने से बचाती है। कल की वीडियो में हमने ये सब बातें कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड के बारे में हमने देखा कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कोई भी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, ये सब बातें की। राइबोसोम देखा कि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें से जो हमारी लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है 50s की, और जो छोटी सब यूनिट होती है वो होती है 30s की। ठीक है, और उसके बाद में हमने सेल मेम्ब्रेन की कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बातें की, जैसे कि मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। मैंने बताया था कि जो मीसोसोम होते हैं वो एनालोगस होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे। ठीक है, ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में की, मैंने तो जस्ट अभी रिवाइज़ करवाया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी इंक्लूजन बॉडीज से। इंक्लूजन बॉडीज़ होती क्या है? ये मतलब आप ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा बैग है, ऐसा थैला है जिसके अंदर बहुत सारे सामान का स्टोरेज और होता है। यानी कि हम क्या इसको कह सकते हैं कि स्टोर रूम है हमारे सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की स्टोरेज हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़, भाई इंक्लूजन्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, ये बात अभी बताई। अब उसके बाद में अभी मैंने बताया कि ये स्टोरेज करती है या रिजर्व करती हैं फूड को। ठीक है, अब ये 2 तरह की हो सकती हैं, पहली ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। अब भाई ऑर्गेनिक वाला क्या कर रहा होगा, ऑर्गेनिक चीज़ों को स्टोर कर रहा होगा, ऑर्गेनिक फूड को स्टोर कर रहा होगा। फूड इनका ऐसा नहीं होता हमारे जैसा कि हाँ पालक पनीर है या ऐसा कुछ है, ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, कंपाउंड्स वगैरह, वो जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे।
सबसे पहले फैट को स्टोर करता है। फैट में देख लेते हैं, पीएचपी ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है, पीएचबी ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है। पीएचबी ग्रैन्यूल होता क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है, इसको याद करना है, इसके फुल फॉर्म को। और हाँ, एक चीज़ करिए तो अभी से ही शुरू करना कि मतलब एक चार्ट बना लीजिए जिस पे हम लाइक सारे एग्जांपल्स का अलग से एक चार्ट बना लीजिए। मतलब अभी तो आप सारे एग्जांपल्स एक साथ नहीं लिख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक चैप्टर को कर रहे हो और उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो लिख लीजिए। और ऐसे ही करते करते जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो सभी चैप्टर के जो एग्जांपल्स होंगे वो एक पेज पे आ जाएंगे, एक चार्ट पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ आप ये कीजिए, ऐसे ही आप फुल फॉर्म्स का एक बना लीजिए चार्ट। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा ये। अब देख लेते हैं, हमने देखा कि पीएचबी ग्रैन्यूल की स्टोरेज करता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी चीज़ करता है, स्टोर की करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ऑर्गेनिक में ये क्या क्या चीज़ों का स्टोरेज कर। तो जैसे कि फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तो हमें याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं थी। अब ये तो बात हो गई कि ऑर्गेनिक चीज़ों की। अब देख लेते हैं इनऑर्गेनिक चीज़ों की। इनऑर्गेनिक में हमारे पास में एक चीज़ प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैस वैक्यूल। अब ये समझ लीजिए, वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल में स्टोरेज होता है, लेकिन ये जो गैस वैक्यूल है इसे हम स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। अब स्यूडो वैक्यूल क्या होता है भाई? स्यूडो का मतलब मैं बहुत बार समझ आ चुकी हूँ। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है, यानी कि ये वैक्यूल सच में नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि ये वैक्यूल है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं, like they are not so innocent but they pretend like that they are very innocent। ठीक है, तो ये वो उसी की तरह होते हैं। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक में हमारे पास में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ये सच में वैक्यूल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि ये वैक्यूल है, स्यूडो वैक्यूल होती है ये। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल होता है। अब ये वही करता क्या है, ये करता है, ये बायोसी प्रोवाइड करेगा जो कि हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस में। अब मैं इस चीज़ को आपको मतलब लाइक फील करवाती हूँ कि हुआ क्या मतलब क्या है इस बात का। देखिए, अब जैसे कि हमारे बैक्टीरिया जिन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, एक्वेटिक बैक्टीरिया समझ लीजिए या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, जो कि हमारे पानी में प्रेजेंट है। ठीक है, पानी में प्रेजेंट है और वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उन्हें क्या चाहिए कि वो वही फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक कैसे करेंगे? तो वो जो पानी में रहते हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए कि वो पानी की जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली लेयर है, उस पर रहें। ठीक है, मान लीजिए हमारा वाटर है, तो वो क्या चाहते, उनको क्या बनता है कि वो ऐसे करके ऊपर रहें। ये हमारा सारा पानी है और वो उसके ऊपर रहें, तो यानी कि वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करे। ठीक है, ताकि जब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि लाइट आएगी उनके ऊपर, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो उनकी नीड ये है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो पानी के ऊपर रहें, ऊपर फ्लोट करें। तो अब ये जो हमारी गैस वैक्यूल है, ये इसी चीज़ में हेल्प करती है, ये उन्हें ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करती है। इसी को ही हम अलग शब्दों में बायोंसी कह रहे हैं कि वो बायोंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा इंक्लूजन बॉटनीज में बस हमें इतने ही पढ़ना था, इतने ही पढ़ने की ज़रूरत है। अब उसके बाद में हमारे पास में कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्लैजुला, पिलाई और फिम्ब्रिए। अब इनके बारे में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुना था। हमने फ्लैजुला के बारे में सुना था कि फ्लैजुला प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कौन सा यूनिफ्लैजुलेटेड है, कौन बाईफ्लैजुलेटेड है। बाईफ्लैजुलेटेड के एग्जांपल्स किसी को याद हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाईफ्लैजुलेटेड वैसे डाइनोफ्लैजुलेट थे, याद आ रहा है कुछ? डाइनोफ्लैजुलेट बाईफ्लैजुलेटेड थे। उनके पास में एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला प्रेजेंट होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजुला। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें याद आ रहा होगा। और ऐसे ही हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है
कई जगह फ्लैजिला के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको याद करवा रही हूँ कि वैसा ही फ्लैजिला है, उसी चीज़ के बारे में कुछ बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, ये समझिए, जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक होते हैं और जो हमारे पास में यूकैरियोटिक होते हैं, उनकी जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ना, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं उसके फंक्शन के बारे में बताऊँगी। ये हमारे पास में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के। सबसे पहला पार्ट जो होता है ये वाला देख सकते हैं आप, ये इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी, भाई बेस वाली चीज़ है तो बेसल बॉडी। अब उसके बाद में ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये इसको हम कहते हैं हुक, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमें टेल सी दिख रही है लंबी सी, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब ये समझिए, यहाँ पे हमें देखने से ही पता लग रहा है कि जो हमारी ये टेल है वो सबसे लंबा पार्ट है इस फ्लैजिला में। तो हम कह सकते हैं कि जो फिलामेंट होता है, टेल को फिलामेंट ही तो कह रहे हैं, तो जो हमारा फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका, फ्लैजिला का, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो हमारा बेसल बॉडी है इसमें 4 तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं LPSM रिंग, ठीक है। ये हो गई L रिंग, ये हो गई P रिंग, S रिंग और M रिंग, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है CWPM, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर, नो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल। अब यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे ये लाइन विजिबल है। देखिए, ये जो पार्ट है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला है। हमने ये तो पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है सेल की। तो देखिए, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर बस ये पार्ट आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बस ये चीज़ इम्बेडेड है, या कह सकते हैं धसी हुई है, कौन सी, एस रिंग और एम रिंग, ठीक है। यानी कि आधी जो बेसल बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और जो आधी बेसल बॉडी है वो हमारी सेल वॉल के अंदर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बस थोड़ा सा पार्ट आ रहा है उसका फ्लैजिला का, बाकी जितना भी मेजॉरिटी पार्ट है वो हमारा सेल वॉल तक ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो बस एस रिंग और एम रिंग आ रही हैं, ठीक है, बस यही चीज़ है। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में रिंग होगी उसको हम कह देंगे प्रॉक्सिमल रिंग्स, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर होएगी उसको हम कह देंगे डिस्टल रिंग्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सी रिंग्स प्रेजेंट होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होगी और उसी को ही हम प्रॉक्सिमल रिंग कहेंगे। वो कौन कौन सी थी, एस रिंग और एम रिंग। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर यानी कि जो सेल वॉल में प्रेजेंट है वो कौन सी रिंग थी, एल रिंग और पी रिंग। तो बस यही बात थी, यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारा फ्लैजिला है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके उसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसल बॉडी, देखिए बेसल बॉडी हो गया, हुक हो गया और फिर फिलामेंट, ठीक है। इनमें से फिलामेंट जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब उसके बाद में जो हमारा बेसल बॉडी होती है उसमें 4 तरह की रिंग प्रेजेंट होती है, LPSM, ठीक है, जिसमें से L और P रिंग जो होती है वो सेल वॉल तक रहती है और जो सिर्फ और सिर्फ S और M रिंग होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगी उसको हम कह देते हैं प्रॉक्सिमल रिंग्स, ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं रहेगी उसको हम कह देते हैं डिस्टल रिंग्स, ठीक है। अब भाई फ्लैजिला का काम क्या होता है, ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करेगा, ओके, ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं पिलाई के बारे में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जहाँ पे जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हमारे कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन में पिलाई हेल्प करती है। अब कैसे करती है पिलाई हेल्प, देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये हमारे पास में 2 सेल्स हैं, विजिबल है, ये हमारे पास में 2 तरह के 2 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास में जेनेटिक मटेरियल है अपना। अब पिलाई क्या करेगा, ये ऐसे प्रेजेंट होएगा यहाँ पे सेल में, तो पिलाई ना ऐसे करके लंबा होएगा, लंबा होता जाएगा बिल्कुल एकदम। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, अब मतलब इधर से पिलाई निकला है ना, ये इस सेल का पिलाई है, इस सेल का,
तो इस सेल का जो पिलाई है वो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर थोड़ा सा डाल देगा। क्या हो गई, वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया, तो उसी को ही तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। इस वाले जो ये वाला प्रोसेस होता है इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प कर रहा है, पिलाई, ठीक है। पिलाई ऐसे है लाइक आप समझ सकते हैं कि होली वगैरह में जो पिचकारी होती है वो हम क्या करते हैं कि मारते हैं ना, जैसे पिचकारी वगैरह से खेलते हैं, तो वही चीज़ है। पिलाई क्या करेगा, अब मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है आप इसको समझ लीजिए, ये मतलब वो होली वाला जो होता है ना वाटर, ये वो है कलरफुल वाटर। और पिलाई क्या कर रहा है, ये किसी के घर में मार रहा है, बस यही चीज़ है, ठीक है। अब जो पिलाई होता है वो बना होता है पाइलिन प्रोटीन से। देखिए पिलाई को पिलाई भी कह सकते हैं, पाइलाई भी कह सकते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो जो हमारा पिलाई होता है वो पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। ये इसमें इतनी कोई हेड एंड फास्ट रूल नहीं है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। अब दूसरी चीज़, अभी अभी हमने देखा कि जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लेकिन क्या पिलाई मूवमेंट में कुछ हेल्प कर रहा है? नहीं, पिलाई क्या मूवमेंट में थोड़ी ना हेल्प कर रहा है, वो तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मूवमेंट में कोई भी रोल नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारा पिलाई ख़त्म होता है। पिलाई पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता। अब देख लेते हैं फिम्ब्रे। तो अब फिम्ब्रे के बारे में हमने सुना होगा फैलोपियन ट्यूब वगैरह में। फैलोपियन ट्यूब वैसे +2 का चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। देखिए फैलोपियन ट्यूब ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो जैसे कि फैलोपियन ट्यूब होता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास में फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। फिम्ब्रे क्या होते हैं यार, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इनका रोल ये होता है कि वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ये ना ओवा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओवा रिलीज़ होता है ना तो हर मंथ, तो ये एग जिसे हम कहते हैं, तो ये जो फिम्ब्रे होते हैं ये उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल में वहीं पे ही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए फिम्ब्रे क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। अब वही चीज़ तो पड़ी कि ओवा को कलेक्ट करते हैं, कैसे ओवा से अटैच होते हैं तभी तो कलेक्ट करते हैं। तो वही बात है कि अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। क्या ये मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अटैचमेंट में ही तो हेल्प कर रहे हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि मोटिलिटी में सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला हेल्प करता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं मोटिलिटी में फिम्ब्रे और पिलाई का कोई रोल नहीं होता। यस, यहाँ से ट्रू फॉल्स बन सकते हैं, और वो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिम्ब्रे, फ्लैजिला और पिलाई ख़त्म होता है। अब अगली चीज़ हम देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बार सुना है। देखिए वो स्ट्रक्चर वाला जो था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास में 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो मैंने प्रोसेस लिखा है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी अपने नोट्स में लिखा, अगर किसी को पढ़ना है तो बता सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँगी 1-2 मिनट की, और या फिर आप खुद समझ सकते हैं तो वो भी ठीक है। अब देखिए ऐसा था कि एक ना स्टेन होता है, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है। तो हमने क्या किया था, मतलब साइंटिस्ट ने किया था ऑफ कोर्स। तो अगर जो सेल्स वो स्टेन से स्टेन हो गए, स्टेनिंग हो गई उन पे, वो हो गए ग्राम पॉजिटिव, और जिनको नहीं हुआ, जिन पे स्टेनिंग नहीं हुई वो हो गई ग्राम नेगेटिव। तो अब ये किया किसने था, और इनका नाम ग्राम ग्राम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों पड़ा? ये जो थी ना पूरी टेक्निक ये की थी क्रिस्टिन ग्राम ने, ठीक है, क्रिस्टिन ग्राम ने की। तो भाई उसने अपने नाम पे ही रख लिया, अपने आप को क्रेडिट दे दिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल्स वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो हमारे बैक्टीरिया कह लो या सेल्स, उनके बीच में डिफरेंस, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं ना, वो उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है।
अब आप कहोगे कि भाई सेल वॉल ठीक है, तो ये स्टेन कैसे हो गए? हो जाते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद में वहीं पे जो हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, उनके पास में जो सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, लेकिन उनके पास में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो भाई इनके पास में 2 थी लेयर्स, तो हो गए स्टेन। अब जिनके पास में 3 लेयर्स हैं वो थोड़ी ना हो पाएंगे स्टेन, ठीक है। अब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके पास में टिकोइक या फिर टिकॉल टैकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। वहीं पे ग्राम नेगेटिव के पास में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव के पास में जो हमारे पिलाई होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, वहीं पे ग्राम नेगेटिव के पास में पिलाई बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्राम पॉजिटिव पोरस नहीं होता, यानी पोरस का मतलब जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो, मतलब लाइक होल्स प्रेजेंट हो। पोरस से कुछ याद आया? पोरीफेरा, एनिमल किंगडम में पढ़ा था हमने। अब वहीं पे जो हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पोरस होते हैं, यानी कि इनके पास में होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कौन से ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में आ जाते हैं हमारे बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और स्टाइफाइलोकोकस, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा यहाँ पे बैसिलस का क्या मतलब है, कोकस का क्या मतलब है। और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, फिर भी बता देती हूँ थोड़ा सा। बैक्टीरिया ना अलग अलग शेप्स के प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमने क्लासीफाई किया था बैक्टीरिया को उनकी शेप्स के उस पर, शेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेप्स के बेसिस पे कह सकते हैं। तो जो बैसिलस वाले होते हैं ना वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। वहीं पे कोकस, कोकस वाले राउंड शेप होते हैं या फिर ओवल शेप्ड कह सकते हैं, ठीक है। वहीं पे एक आता है हमारे पास में स्पाइरेलियम। स्पाइरेलियम ये आप देख सकते हैं, स्पाइरल का ये, तो ये कुछ ऐसे स्पाइरल शेप्ड होते हैं। वहीं पे हमारे पास में एक आते हैं हमारे पास में विब्रियो, वो कोमा शेप्ड होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कोमा नहीं बनाते, वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो हो गई थी, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब उसके बाद में ग्राम नेगेटिव के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स होते हैं राइजोबियम, ई कोलाई, एसिटोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम। इनके बारे में ना हम अलग अलग चैप्टर्स में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एसिटोबैक्टर जो होता है ना, वो एसिटोबैक्टर एसिटाई एक होता है बैक्टीरिया, ये ना एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। इसको हम पढ़ेंगे +2 के चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले में। वहाँ पर हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है हमें, मतलब बैक्टीरिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है और कुछ नहीं है। और ये जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम है ना, ये भी बनाता है हमारा एक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीसीलियम बनाता है ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटरिक एसिड। और एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बायोटेक में पढ़ेंगे। ई कोलाई के बारे में मोलिकुलर इनहेरिटेंस, मतलब वो जो है जेनेटिक्स, उसमें पढ़ेंगे ई कोलाई के बारे में। वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स आएंगे ना, तो वहाँ पे पढ़ना है। राइजोबियम तो प्लांट फिजिक्स में ही पढ़ने वाले हैं। लैक्टोबैसिलस के बारे में भी वही ह्यूमन, वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में है कि वो दही बनाने में काम करता है, दही बनाने में हेल्प करेगा। स्ट्रेप्टोकोकस, इस ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ये पूरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया कॉज करता है यार, ये तो हमें पता ही है। और ये थोड़ा सा हमें वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, जो हमारा जेनेटिक्स है वहाँ पे हमने यार एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे ना तो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला ख़त्म होता है टॉपिक। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई हो आपको। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ग्राम पॉजिटिव वाले जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया या फिर सेल्स जो होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं। वहीं पे जो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं वो स्टेन नहीं होते हैं। अब भाई ऐसा क्यों है? देखिए, ग्राम पॉजिटिव वाले जो होंगे उनके पास में 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी?
सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी एडिशनल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। और जो हमारी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, वो होगी तो थिक, ठीक है, थिक प्रेजेंट होगी। वहीं पे जो हमारी ग्राम नेगेटिव वाले हैं उनके पास में पतली पतली 3 लेयर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है। वो कौन कौन सी? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं लाइपोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। वहीं पे ग्राम पॉजिटिव वाले के पास में टिकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा, वहीं पे ग्राम नेगेटिव वाले के पास में ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट नहीं होगा। ग्राम पॉजिटिव वाले के पास में पिलाए जो होंगे, पिलाए अभी अभी पढ़ा, वो बहुत कम प्रेजेंट होंगे। और वहीं पे जो हमारे ग्राम नेगेटिव है वो उनके पास में पिलाए काफ़ी प्रेजेंट होंगे। और जो हमारा पोरस की बात करें, पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है उसके पास में पोर्स बहुत कम प्रेजेंट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि पोरस नहीं होता, ठीक है। वहीं पे जो ग्राम नेगेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स आ जाते हैं बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, स्टेप्टोकोकस, स्टाइफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। वहीं पे ग्राम नेगेटिव देखें तो एसिडोबैक्टर, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम। ये ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स हो गए। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वॉल स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी आप कहोगे कि सेल वॉल पढ़ा तो था अभी, लेकिन नहीं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो मतलब ये जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सेम ही होते हैं। तो इनके बारे में हम एक और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन से मॉडल आए, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button, and if you can then please share the video with your friends. It will really help me. And yes, if you want to see me see improvement in me, in my videos, in my channel, then you can let me know, so that I can improve all these things, and at least I will try to improve all these things, okay. And then if you want to, if you need my notes, if you want my new notes, then you can let me know in the comment section, so that I can provide you the PDF of my handwritten notes, which are free of cost, okay. Yes, and please subscribe my YouTube channel. Thank you so much for viewing my video. Yeah. And if you need modules, then you can also let me know, so that I can provide you PDF of the Akash modules also, Akash Institute modules, which are like recently वाले, ठीक है। Thank you so much. Please like the video and subscribe the YouTube channel. Thank you.